स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली भारत सरकार के द्वारा एक बड़ा कदम लिया गया जिसके ऊपर बहुत से लोगों का ध्यान नहीं गया है। मैं बात कर रहा हूं बायो E3 पॉलिसी के बारे में, जिसके तहत देश में बायोटेक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। ये खबर आप देख सकते हैं, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स बायो E3 पॉलिसी टू प्रोपेल हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। और इसी के बारे में हम डिटेल से समझेंगे। एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये लॉन्च क्यों किया जा रहा है। स्पेशली आपको पता ही है, आज के डेट में बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। जो देश जितना ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करेगा, बायोटेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान देगा, उसको और ज़्यादा आप कह सकते हैं कि सहायता मिलने वाली है। क्योंकि रीसेंट टाइम्स में अगर आप देखिए तो यहाँ पर जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं, जितनी भी बड़ी खोज हुई हैं, उसमें बायोटेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो इसके बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है और आगे आने वाले समय में भारत के अंदर एक बायो रेवोल्यूशन आ सकता है और इसी को जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं, कल से 31 अगस्त से स्टडी IQ का एक बहुत स्पेशल बैच लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है प्रतिज्ञा प्लस 2025 यूपीएससी के लिए। इसकी सबसे खास बात यह है कि अगर आप 2025 का प्रीलिम्स अगर सिर्फ क्रैक कर लेते हैं तो उस केस में भी आपका जो पूरा फीस आप पे करो, जो कि ऑलरेडी बहुत डिस्काउंटेड रेट पर है, वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ ये बैच लेने के बाद हर हफ्ते संडे को यहाँ पर MCQ वाला जो टेस्ट होता है वो कराया जाएगा और टॉप रैंक को 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड मिलेगा। तो मोटिवेशन फैक्टर है, यहाँ पर आपकी लर्निंग अच्छे से हो सकती है। ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, क्योंकि अगर इस टॉपिक को समझना है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, एक ब्रॉड रेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज है जहां पर अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं विथ द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि हम बायो के बारे में बात कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज के डेट में ड्रग्स बनाए जाते हैं, उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल होता है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो केमिकल्स हो गया, मटेरियल्स हो गया, बायोफ्यूल्स हो गए, तो हर चीज में आज के डेट में बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा है। इनफैक्ट रिसेंट टाइम्स में मैं आपको बोल रहा था, पाथ ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन रहा है बायोटेक्नोलॉजी का। जैसे DNA वैक्सीन की बात करिए, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक की बात करिए, या फिर हम जो बात करते हैं ना टेस्ट ट्यूब बेबी, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन सब चीजों में बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देखने को मिलता है। इनफैक्ट अगर हम ये जो शब्द है बायोटेक्नोलॉजी, इसके बारे में बात करें तो सबसे पहली बार ये कार्ल एरिकी के द्वारा 1919 में इस्तेमाल किया गया था। और इसका सिंपल अर्थ यही होता है कि यहां पर प्रोडक्ट्स को बनाना फ्रॉम रॉ मटेरियल, डायरेक्टली जो रॉ मटेरियल होता है उससे हम प्रोडक्ट्स को बनाते हैं विद द सपोर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और मोर ब्रॉडली अगर हम बात करें तो आज के डेट में जहां हमारा एवरीडे लाइफ में अगर आप देखोगे तो बायोटेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने लगा है। इसके अलावा यहां पर यह भी कहा जाता है कि एनवायरमेंट को भी पोल्यूशन मुक्त बनाने के लिए जो टॉक्सिक्स वगैरह हमारे एनवायरनमेंट में हार्मफुल केमिकल्स हैं, उसको भी काफ़ी हद तक ये डिग्रेड कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ रिस्क भी है, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ का बेनिफिट है तो उसका रिस्क भी होता है और कई बार जो देश हैं उसका गलत इस्तेमाल भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर फायदे तो कई सारे हैं, चाहे वो फूड सिक्योरिटी की बात करिए, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी सिक्योरिटी, हर चीज़ में हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके मिसयूज़ की बात करें तो यहाँ पर जो बायोलॉजिकल वेपन हो गए, केमिकल वेपन हो गया, वो कहीं ना कहीं ह्यूमंस के लिए काफ़ी घातक हो सकते हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ा एग्जांपल अभी कुछ समय पहले, कुछ साल पहले आपको याद होगा कोविड के समय, यहाँ पर चाइना के ऊपर अभी भी डिबेट है इनफैक्ट कि क्या चाइना ने इसको बायो वेपन की तरह इस्तेमाल किया था, जो कोविड वाला पूरा वायरस है, या फिर नेचुरली हुआ था, क्या था। अभी भी यहाँ पर चीज़ें 100% क्रिस्टल क्लियर नहीं हो पाई हैं। तो रिस्क भी रहता है कि अगर आप दूसरे देश के ऊपर वॉर भी करना चाहते हो तो इसके माध्यम से आप कर पाएंगे। खैर, अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अभी हुआ क्या है, भारत सरकार का क्या निर्णय है। अभी यूनियन कैबिनेट, जिसको लीड किया जा रहा था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उन्होंने यहाँ पर एक प्रपोजल को क्लियर कर दिया और इस प्रपोजल का नाम है बायो E3 पॉलिसी। और इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, बायो मतलब बायोटेक्नोलॉजी, E3 मतलब फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब इन सारी चीजों के ऊपर फोकस किया जाएगा।
एंड यहाँ पर जो हमारे देश में बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से जितनी भी चीज़ें बनाई जा सकती हैं उसको बूस्ट करना है। और साथ ही साथ यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम भारत में हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग, मतलब इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मैन्युफैक्चरिंग जो अभी तक चलता रहा है, जो हाई परफॉर्मेंस वाली बायो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके ऊपर फोकस होगा। और वो मैं आपको आगे बताऊंगा इसका मतलब क्या है, लेकिन इसको पूरा लीड किया जाएगा भाई डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये ध्यान में रखना है। और देखिए यहाँ पर बोला यह गया है सरकार के द्वारा कि इसका मेन मकसद यही है कि एक तरह से जो टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन जो हमें 1990s में आईटी इंडस्ट्री के माध्यम से देखने को मिला था, कुछ वैसा ही रेवोल्यूशन, चाहे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करिए जो वेस्टर्न कंट्रीज ने फायदा उठाया था, भारत में 1990s में आईटी इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन आया था, कुछ वैसा ही रेवोल्यूशन हम बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से लाना चाहते हैं। देखो अभी के लिए सरकार ने कोई फाइनेंशियल आउटले निर्णय नहीं लिया है, मतलब कि एग्जैक्टली कितना रुपए क्या लगाया जाएगा वो आगे सरकार यहां पर बताएगी। लेकिन यहां पर देखिए जब हम बात करते हैं ना बायो मैन्युफैक्चरिंग की, तो बायो मैन्युफैक्चरिंग का सिंपल अर्थ ये है जहां पर बायोलॉजिकल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कमर्शियल यूज के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम बना सकें। चाहे आज के डेट में अगर हम प्लास्टिक की भी बात करें तो वो भी हम इसके माध्यम से बना सकते हैं, जो अलग अलग कंटेनर्स हो गए, अलग अलग चीजें हो गई, बहुत सारी चीजें हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री में अगर हम बियर की बात करें, बियर जो है वो भी आपका बायो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। मेडिसिन में अगर हम बात करें, वैक्सीन हो गया, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हो गई, प्रोटीन्स हो गया मेडिसिनल यूज के लिए, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। बायो मटेरियल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो रिन्यूएबल प्रोटीन के ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे सिल्क हो गया, वूल हो गया, सोयाबीन हो गया, उसका ऑल्टरनेटिव आपको बायोटेक्नोलॉजी बायो मटेरियल्स के माध्यम से मिल सकता है। जहां तक हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग है, देखो एक तो नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग हो गई बायो मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग हम तब कहते हैं जो आज के डेट में एडवांस्ड बायो टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस हम इस्तेमाल अगर करते हैं, जो नई नई और भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही हैं, उसके माध्यम से हम बड़े स्तर पर और इनोवेटिव चीज़ें हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि डायरेक्टली लोगों को मदद करेगी, उनके डेली लाइफ में यूज़ आएगा। तो वो सारी चीज़ों को हम कहते हैं हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग। जहाँ तक सवाल है कि ये बायो E3 पॉलिसी क्या है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि सरकार कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स के ऊपर फोकस करेगी ताकि वहां पर बायोटेक्नोलॉजी का यूज बढ़े। अब ये सेक्टर्स कौन से हैं? टोटल 7 सेक्टर्स हैं, आप देख सकते हैं कि करके। एक तो हो गया हाई वैल्यू बायो बेस्ड केमिकल्स, जो अलग अलग केमिकल्स प्रोडक्शन करना है। अब क्या होता है कि अगर मान लो भारत इसका इंपोर्ट करा रहा है केमिकल का, लेकिन अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके भारत में इसका मैन्युफैक्चरिंग कर सकें तो क्यों ना किया जाए। तो वो बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इंपोर्ट को खत्म कर सकते हैं और देश के अंदर ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसके अलावा बायो पॉलीमर्स वगैरह हो गया, जो प्लास्टिक्स वगैरह की मैं बात कर रहा था। इसके अलावा स्मार्ट प्रोटीन हो गया, फूड वगैरह हो गए। इसके अलावा बायोथेरोपेटिक्स हो गए, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाए। कार्बन कैप्चर हो गया, जो गैसेस, ग्रीन हाउस गैस ऑलरेडी है एनवायरनमेंट में, उसको हम कैप्चर करके कैसे कम कर सकते हैं। मरीन एंड स्पेस रिसर्च में भी इसका इस्तेमाल हो। तो इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर ये जो कुछ सेक्टर्स दिए हुए हैं, वहां पर सरकार का कहना है कि हमारा फोकस होने वाला है। और इसके की फीचर्स क्या हैं? देखो बेसिकली इन सेक्टर्स में सरकार क्या करेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देगी ताकि यहां पर ज्यादा से ज्यादा जो स्टार्टअप्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो इसके अंदर आएं। क्योंकि जब तक सरकार अपनी तरफ से पैसा नहीं खर्च करेगी तब तक प्राइवेट सेक्टर वाले लोग इसके अंदर निवेश नहीं करने वाले। अब इसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, सरकार पैसा खर्चा करेगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो यहां पर जो डेवलपमेंट है, जो कमर्शलाइजेशन है टेक्नोलॉजी का, वो बड़े स्तर पर हो पाएगा। साथ ही साथ सरकार का कहना है कि हम बायो AI हब बनाएंगे, बायोटेक्नोलॉजी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब है वो सरकार यहां पर बनाएगी, जिससे अगेन प्राइवेट सेक्टर को एक आप कह सकते हैं सपोर्ट मिल पाएगा। फिर इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सरकार का कहना है कि जो इनिशिएटिव्स है ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जैसे नेट जीरो कार्बन इकोनॉमी, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उसको भी सपोर्ट मिलेगा बिकॉज ऑफ दी बायो E3 पॉलिसी। इसके साथ साथ आप अगेन देख पाएंगे बायो E3 पॉलिसी जो है वो एडवांस, मतलब फ्यूचर में जो और सस्टेनेबल हम डेवलपमेंट की बात करते हैं ना फ्यूचर में, कि पोल्यूशन ना हो फिर भी हमारी नीड पूरी हो सके, तो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बायो E3 पॉलिसी में सरकार कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स के ऊपर स्पेसिफिक फोकस कर रही है ताकि वहां पर प्रोडक्शन बढ़ाया जाए और लोगों को फायदा हो।
अब ये इतना मायने क्यों रखता है? देखो मैं आपको बता दूं, स्पेशली कोविड के बाद से सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे दुनिया में अगर आप देखोगे तो जिस तरह का जियो इकोनॉमिक डिसरप्शन आया था, तो कंट्रीज को ये महसूस हुआ कि हमें बायोटेक सेक्टर के अंदर और ज़्यादा निवेश करना है, उसको और रोबस्ट बनाना है। और इसीलिए मुझे याद है 2022 में पीएम मोदी जी के द्वारा एक भाषण दिया गया था इसी बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, और उन्होंने यहाँ पर कहा कि भारत में पिछले कुछ वर्षों में इसका अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट हुआ है। जैसे उन्होंने बताया कि पिछले 8 सालों में भारत में जो टोटल स्टार्टअप्स हैं उनकी संख्या 70,000 हुई है, 70,000, जिसमें से करीब 53,000 जो हैं वो आपका बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो इसमें से हर स्टार्टअप जो बन रहा है देश के अंदर, उसमें से जो 14th स्टार्टअप है वो बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर में आ रहा है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं उन्होंने एक और चीज़ बताया कि 8 साल पहले अगर आप देखोगे तो भारत में जो बायोटेक के प्रोडक्ट्स थे उनकी संख्या सिर्फ 10 थी, और ये आज के डेट में बढ़कर, मतलब वो 2022 में ये चीज़ बोल रहे थे, आज के डेट में बढ़कर ये 700 पहुंच गई है। मतलब कि ज़्यादा तेज़ी से बायोटेक्नोलॉजी वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में आ रहे हैं, उसका कमर्शियल यूज़ बढ़ता जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं जो बायोटेक स्टार्टअप्स में पैसा लगा रहे हैं उनकी भी संख्या बढ़ रही है। फंडिंग जो है वो लगातार काफ़ी मल्टीपल टाइम्स बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो भारत को मदद करेगा। और देखिए यहाँ पर अगर हम भारत के बायो इकोनॉमी की बात करें, मतलब बायोटेक्नोलॉजी से जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कमर्शलाइजेशन हो रहा है, उससे हमारी कितनी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, तो आप देख सकते हैं कि 2014 में ये जो सेक्टर था वो $10 बिलियन का था भारत में बायो इकोनॉमी, जो कि 2024 आते आते $130 बिलियन हो गया, और 2030 आते आते ये ट्रिपल हो जाएगा। उम्मीद है कि ये $300 बिलियन का मार्केट हो जाएगा। और अल्टीमेटली बायो इकोनॉमी की वजह से ये सारे फायदे आपको देखने को मिलेंगे। ये कंक्लूजन है। बेसिकली क्लाइमेट चेंज हो गया, उसमें हमें मदद मिल सकेगी, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी रिस्टोरेशन, रिन्यूएबल और मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल फैब्रिक, जॉब क्रिएशन, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व कर सकता है। तो लेट्स सी यहाँ पर इसको लेकर आगे क्या होगा, आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं पहला ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा था? इनमें से आपको बताना है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड, ठीक है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप प्रतिज्ञा प्लस को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, पूरी प्रिपरेशन आपकी कराई जाएगी, स्पेशली ये ग्रेट लर्निंग डेज के दौरान 31 अगस्त तक यहाँ पर जो ऑफर है वो आपके लिए वैलिड है। यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।